अब डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में तो हमने जान लिया। डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में तो हमने सबके लिए जगह इल्मा, चिंता मत करें, सबके लिए थोड़ी थोड़ी सी जगह रखूंगा मैं। आज का पढ़ाऊंगा भी, फिर सुनूंगा भी, मुझे याद है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैंने कहा था, तुमने किसी ने नहीं कहा, मैंने कहा। ठीक है, मैं अपने ऊपर लेता हूँ बस। चलिए, डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। बच्चों, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड तो ऐसी हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर है, और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड ऐसी हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर है। तो जो बाहर है उन्हें एसेसरी ग्लैंड्स कहा गया है, सहायक ग्रंथियां। क्या कहा गया है? सहायक ग्रंथियां। कई बच्चों ने कहा था, कुछ बच्चों ने मुझे कहा था कि सब थोड़ा थोड़ा सा हिंदी में भी बता दिया करो। लास्ट ईयर तो हमने एक उसका विकल्प निकाला था कि हम अंग्रेजी में बोलते थे लेकिन इंग्लिश के नाम भी हिंदी में लिखते थे। लास्ट ईयर तो हमने ये विकल्प निकाला था। जब दोनों तरह के बच्चे हो गए तो मैंने कहा भाई, नाम ये तो कर सकता हूं मैं कि वो नाम मैं क्या लिख दूं, हिंदी में लिख दूं। तो सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां कौन सी हैं? लार ग्रंथियां। सलाइवा जानते हैं ना आप? अच्छा, लार ग्रंथियां हैं भाई हमारी मुख में, सलाइवरी ग्लैंड्स इन्हें कहते हैं। 3 जोड़ी होती, कितनी होती है? 3 पेयर होती हैं, और जहां जहां ये होती हैं उसी के आधार पर उनके नाम हैं। पहला जो पेयर है, जो हमारे कान है ना, ये इनके पीछे, ये पैरोटिड एरिया कहलाता है ना? तो दोनों तरफ एक एक कौन है? सलाइवरी ग्लैंड है, जिसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक, ये सबसे बड़ी होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज्यादा सलेवा यही रिलीज करती है। ये बड़ी तो है लेकिन सलेवा सबसे ज्यादा रिलीज नहीं करती, ऐसा नहीं, ये बड़ी। ठीक है, इसके बाद दूसरा पेयर जो है हमारा, जो मैंडिबल है उस हट के नीचे होता है, उन्हें कहते हैं सब मैंडिबल। दूसरे जानवरों में उन्हें सब मैक्सिलरी भी कहा गया, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। ये भी एक जोड़ी होती। और तीसरी हमारी जोड़ी जो है कहाँ होती है? जीभ के नीचे, सब लिंगुअल ग्लैंड्स। कौन सी है? सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, तीनों ग्लैंड्स हैं, और तीनों ग्लैंड जो है बेटा स्लाइवा का सिक्रीशन करती हैं भरपूर मात्रा में, हमेशा। जब हम खा रहे होते हैं तब भी, जब हम नहीं खा रहे हैं तब भी करती हैं। भीतर वाले हिस्से को नम रखना है पूरी तरह से, वो गुहा का हिस्सा सूखने नहीं देना है, उसकी फर्श को इसे पूरी तरह से क्या रखना है? नम रखना है। क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवा जो है डाइजेशन का काम तो थोड़ा सा करती है, उससे ज्यादा तो और मेन काम करती है दूसरे। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम केवल सलाइवा को डाइजेशन से जोड़ के मत देखें, उसमें 90% से ज्यादा पानी है ना? उसमें लाइसोजाइम भी है। तो हमारे अंदर की पूरी बक्कल कैविटी की जो पूरी फ्लोर और रूफ है, उसे क्या बनाए रखती है? वो हमेशा नम बनाए रखती है। ठीक है ना? जब कभी किसी दिन आपका मुंह सूख रहा हो जाता है टेंशन वगैरह में, कभी ज्यादा उनका सिक्रेशन घट जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि यार आपको मुंह सूख रहा है, फटाफट पानी पी के फिर आप करते हैं, तो तब आपको इम्पोर्टेंस पता लग जाती है सलेवा की, कि भाई नहीं, खाली डाइजेशन नहीं है, डाइजेशन के अलावा और भी बहुत काम है इसके पास। ठीक है, ये सलाइवा हमारा जो है बच्चों डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। सलेवा में मेनली पानी है, मुख्य भाग। उसके अलावा कुछ साल्ट्स हैं, आयंस हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स आयन। इसके अलावा एक एंजाइम है जो हमारे शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
इसे कहते हैं स्लेवरी अमाइलेज या टाइलिन या डाइपेप्टेज। इन तीनों में से किसी भी नाम से इसे पुकार सकते हैं आप। क्या क्या? स्लेवरी अमाइलेज, दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइपेप्टाइड। क्योंकि ये डाइपेप्टेज है, डाइपेप्टाइड नहीं, डाइपेप्टेज है ना। ये पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड्स में तोड़ देता है। ठीक है बेटा। लाइपेज का क्या काम है, पहले ये देख। लाइपेज क्या करता है जानते हो? लाइपेज जो है एक एंटीसेप्टिक पदार्थ है, बैक्टीरियाओं को मारता है। किसको मारता है? बैक्टीरिया को। और ये लाइसोजाइम यही नहीं कि हमारी केवल सैलिवरी ग्लैंड से है, पूरी हरनाल में आता है, सिक्रीट होता है? क्योंकि हमारा खाना पूरा बाहर से है, और खाना ऐसी चीज है, आपने देखा कि बाहर ही सड़ जाता है अगर रखा रहे 1-2 दिन खुला, तो आपके ट्रैक में पड़ा हुआ है। तो वहां पर भी कोई भोजन जो है पूरा ना सड़े बैक्टीरिया से, उससे बचाव के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बहुत जरूरी है। ये बाइकार्बोनेट्स में क्लोराइड आयन तो जो है डाइसैकेराइड्स का जो फंक्शन है डाइसैकेराइड का, उसमें हेल्प करता है। और दूसरा एक प्रोटेक्शन भी देते हैं। क्या देते हैं? प्रोटेक्शन। हमारे माउथ में, बक्कल कैविटी में जो पीएच रहता है, निश्चित वर्क होता है, वो होता है 6 पॉइंट, मैक्सिमम है 6.8, 6.4 से 6.8 होता है, लेकिन 6.8 मैक्सिमम है, और एनसीईआरटी भी 6.8 कह रही है, तो हमने 6.8 ही आपको बताया। ठीक है। पीएच कितना होता है? 6.8। अच्छा, अब एक समझदार बच्चा, एक होशियार बच्चा मुझे पीएच बताएगा क्या होता है। पीएच किसे कहते हैं? पीएच किसे कहते हैं? केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, बताओ। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसकी पावर? कंसेंट्रेशन। ये फार्मूला पढ़ा है कहीं या नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। केमिस्ट्री नहीं पढ़ते क्या तुम? इंटर में केमिस्ट्री नहीं थी क्या? तो पीएच पढ़े पास हुए? 21 के हो क्या? हाँ? 21 के कितने हैं? 21 वाले कितने हैं? हाँ बेटा, मुफ्त की लगी हुई है हाथ में, अब पता लग जाएगा जितना मुफ्त का खाया है ना, वो पढ़ना पड़ेगा। हैं? 12 दोबारा कर रहे हो? प्राइवेट? नहीं नहीं, मैंने ये कहा है जब डायरेक्ट 12th की है, मतलब 6ठी 7वीं 8वीं कुछ नहीं पढ़े? 10वीं के बाद 11वीं, 11वीं छोड़ दी होगी, फिर 12वीं में फिर पत्राचार में एडमिशन ले लिया होगा। तो पीएच किसी को नहीं पता वास्तव में? देखो बच्चों, कोई भी पदार्थ है, कोई भी केमिकल है, उसमें 2 तरह के आयंस होते हैं, और मेनली आयंस होते हैं हाइड्रोजन आयन। तो हम हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है, उसका नेगेटिव लॉगरिथम इज कॉल्ड पीएच। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच वैल्यू। अब एक स्केल बनाया गया। क्या बनाया गया? पोटेंस। पीएच का मतलब पोटेंस, पावर, शक्ति। एक स्केल बनाया गया जो कहां से शुरू हुआ? 0 से। कहां से शुरू हुआ? 0 से। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। अब अगर हम बिल्कुल 7 को मान लें न्यूट्रल, 7 को बिल्कुल बीच में रखेंगे, नंबर लाइन से बिल्कुल से जस्ट अलग करेंगे, हमारी जो नंबर लाइन है उससे थोड़ा सा क्या करेंगे? अलग करेंगे। अब यहाँ पे नंबर लाइन में 0 होता है, यहाँ पे कौन है बीच में? 7। ठीक है। 7 के बाद 6 5 3
4 3 2 1 0। और यहाँ पर 8 9 10 11 12 13 अब अगर पीएच का मान 7 से घटता की तरफ जाता है तो 7 क्या है, न्यूट्रल है, ना एसिड ना बेस, जैसे वाटर है हमारा, जैसे वाटर है, या बहुत से सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स की पीएच भी क्या होती है, 7 होती है, क्योंकि वो न्यूट्रल। और जैसे ही 7 से नीचे जाएगा तो मीडियम क्या बनेगा, और जैसे ही 7 से ऊपर जाएगा और जैसे जैसे बढ़ेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाएगा, एसिडिक। पीएच, अगर किसी की पीएच 0 हो, कितना हो पीएच वैल्यू 0, तो व्हाट डज इट मीन, वो एसिड है, बेस है, या न्यूट्रल है, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना। और पीएच अगर 14 है तो स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वही पीएच यहां पर है, न्यूट्रल से थोड़ी सी एसिडिक, न्यूट्रल से थोड़ी सी एसिड, मैक्सिमम पावर 6 बाइकार्बोनेट्स है। बाइकार्बोनेट तो वैसे ही बेसिक बना देते हैं ना, तो हमारे भोजन में जितना भी एसिड होता है उसे बेस की तरफ ले जाने में ये बाइकार्बोनेट्स का बहुत हाथ है। आगे भी और आगे आगे चलेंगे ट्रैक में, तब भी ये बाइकार्बोनेट अपनी वैल्यू पूरी करती है। चलिए, तीसरा एंजाइम जो बेस है, मेन है, वो कौन है, टाइलिन। वो स्टार्च पे वर्क करता है, किस पे वर्क करता है, और स्टार्च पे भी, कुकड स्टार्च पे, कच्चे स्टार्च पे नहीं, कुकड स्टार्च पे वर्क करेगा वो। इस पे वर्क करता है, कुकड स्टार्च, पका हुआ स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड्स है, क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। बेटा खड़े हो, क्या नाम तुम्हारा है, इकराम, अहकाम। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, तो पता क्या है, टेस्ट दिए थे यहाँ, पास हुए थे उसमें, नहीं हुए होंगे, हाँ, इसलिए नहीं पता, ये बेसिक चीजें नहीं पता आपको, पता होनी चाहिए बेटा। फिर निट के लिए कैसे सोचा, ऐसे तो नहीं, बेसिक, बेसिक तो पढ़ के आने पड़ेंगे बेटा, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ के आने पड़ेंगे, है ना। अब पॉलीसेकेराइड्स नहीं पता तो, अब मैंने कहा कि ये पॉलीसेकेराइड्स पे काम करता है, तो आपने हाँ तो कह दी, हाँ जी हाँ करता है, लेकिन व्हाट इज पॉलीसेकेराइड्स, कौन बच्चा बताएगा मुझे पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं, हैं? इसमें मतलब मोनोसेक्राइड की बहुत सारी मोनोसेक्राइड होती है, चेन ऑफ मोनोसेक्राइड। पॉलीसेकेराइड इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स की यदि बात करें तो एक सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड हम ग्लूकोज को मान सकते हैं, है ना, मोनो मीन्स 1, तो ग्लूकोज एक सिंपल अणु है, C6H12O6, ये जो कॉम्बिनेशन है उसका, इट इज मोनोसेकेराइड्स। और जब इस मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु जुड़ के कोई एक नया मोलिक्यूल बना लेते हैं तो दे बिकम डाइसेकेराइड्स। और जब 2 से ज्यादा मोलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और एक मोलिक्यूल बना लेते हैं तो दे कॉल्ड polysaccharides. Starch, cellulose, hemicellulose, these all are polysaccharides. अब डाइजेशन का मतलब ये है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल। तो भाई पॉलीसेकेराइड तो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसे हमें सिंपल में लाना है, तो सिंपल का मतलब ये नहीं कि एकदम सीधा पकड़ के लिया होगा आप सिंपल, नहीं, मीडियम स्टेज आती है, इंटरमीडिएट स्टेज में लाएंगे पहले उन्हें, तब जाके वो लोअर स्टेज में आएगा, है ना। तो यही काम हमारा टाइलिन करता है स्टार्च के ऊपर, जो स्टार्च को बदल देता है डाइसेकेराइड्स में, किसमें बदल देता है, डाइसेकेराइड्स में बदलने का काम करता है। क्लियर हुई बात या नहीं है। तो बेटा बच्चों, जो भी निट की आशा लेकर आए हैं, एक बात बहुत अच्छी तरह से मैं हर बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, वक्त बहुत कीमती होता है। यस सर। पैसे का इन्वेस्टमेंट उल्टा सीधा हो जाए बंदा झेल लेता है, लेकिन वक्त का इन्वेस्टमेंट अगर उल्टा सीधा हो जाए तो वो लंबे टाइम तक हमें कोसता। कहीं पर भी टाइम आप दे रहे हैं तो बेटा
उस टाइम का पूरा फायदा उठाओ। योर टाइम इज नॉट फॉर वेस्टेड। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं। और उस समय तो जब नहीं है, जब आप इंटरमीडिएट जैसी एक वो परीक्षा पास कर चुके, जब आपके पेरेंट्स आपको कैरियर की तरफ बढ़ते देखना चाहते हैं कि भाई अब कैरियर की तरफ बढ़ेगा। सपोज कीजिए एमबीबीएस में ही आप सिलेक्ट होते हैं, तो जानते कितने साल लगे हैं? आपको पता है पूरा प्रोसीजर बेटा है? लेकिन खाली आपको पता है प्योर एमबीबीएस से तो कुछ होने वाला नहीं आजकल, तो उसके साथ एमडी या एमएस में स्पेशलाइजेशन भी जरूरी है ना। और बेटा ये बहुत बड़ा कंपटीशन है, एक महान कंपटीशन है जिसे कहना चाहिए हिंदुस्तान का दूसरा सबसे मुश्किल कंपटीशन है आईएएस। भाई ये आईआईटी से भी मुश्किल। आईआईटी वाले कम, आईआईटी वाले कम से कम उन्हें मैथमेटिक्स आता है। हम बायोलॉजी वालों को मैथमेटिक्स नहीं आता, कमजोर होते हैं बायोलॉजी। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए तो हमारा नीट हाँ अब कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्योंकि उसमें 22 लाख बच्चे, 24 लाख बच्चे ऐसे बैठ रहे हैं जैसे भेड़ बकरी बैठ रही है। उनमें से आपको अपनी सीट निकालनी है, आप देख रहे ललचाई दृष्टि से एक सीट की तरफ, है ना, गवर्नमेंट सीट की तरफ, है ना। प्राइवेट सीट में पढ़ने की तो हमारे में किसी में हिम्मत नहीं है, इतना सूत लेते हैं वो लोग। तो आप गवर्नमेंट सीट के लिए आए हो, और यहाँ तो भैया मारा मारी है, एक से एक खर्राट है, खुर्राट है एक से एक पढ़ाई में। तो बेटा टाइम मैनेजमेंट करना, है ना, टाइम को मैनेज करना सीख जाओ। जो टाइम को मैनेज करना सीख जाएगा, बायोलॉजी 360 नंबर की है, कितने की, है ना। तो भैया कितना आसान है लाना, थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो आ जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा केमिस्ट्री पे पिटाई कर दो, केमिस्ट्री की थोड़ी सी अच्छी सी, है ना। और फिजिक्स के आगे इतना कर दो कि भैया 100-120 के बीच में कहीं आ जाओ तुम। तो भैया फिर सिलेक्शन के बारे में हम सोच सकते हैं कि हाँ भाई अब हम हैं कुछ दिन। आप लोगों भी आते हैं, आप जैसे बच्चे ही तैयारियां करते हैं उन्हीं के आते हैं, बस मन शक्ति बनानी है, अपना उद्देश्य क्लियर करना है कि हमारा उद्देश्य है क्या, टारगेट क्या है ना। क्या टारगेट है तुम्हारा? नीट को 2024 को क्या करना है? पढ़ना है, क्रैक करना है, उसमें एक सीट पक्की करनी है, ठीक है ना। और उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है बेटा। इसलिए कभी कभी जब हम कोई सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और जवाब नहीं आता, तो अब हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, कहने का मतलब ये कि बेसिक पता होना चाहिए, हाँ। अगर ये बिल्कुल ऐसे ही, अगर मैं तुम्हें एक बहुत स्पेलिंग पूछूं और फिर इस एक वर्ण पूछ लूं भाई ये एक्स क्या होता है, क्या एक्स तो पता ही नहीं, तो भैया एक्स नहीं पता तो स्पेलिंग कैसे बनाओ, हाँ? ऐसे ही यहाँ बायोलॉजी में भी होता है, कुछ चीजें होती हैं जहां हम पकड़ लेते हैं, बच्चों को ये आनी ही चाहिए, ये हमारे इंटर तक सिखा दी जाती है चीजें। अब भैया पढ़ना पड़ेगा, बस ये मोटा से एक लाइन में कहलवा लो, पढ़ना पड़ेगा। किन्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा? जिनके बेसिक भी अभी क्लियर नहीं, उन्हें वो भी कवर करना पड़ेगा, है? मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, आप अपने वो बेसिक भी कवर करो और इन्हें भी पकड़ो, ठीक है ना। थोड़ी ज्यादा औरों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिनके बेसिक है वो तो आगे ही बढ़ेंगे, लेकिन जिनके बेसिक भी नहीं है वो तो पहले बेसिक पकड़ेगा फिर आगे बढ़ेगा, तो दोनों को पकड़ना है। उसके बाद आ जाता है भैया हमारा स्टमक। स्टमक, अब जरा मेरा प्रश्न आ जाता है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, है ना। तो बेटा कितने बच्चों को पता है वो कौन से रीजन में होती है? मैंने बता दिया है आज, अब हाथ खड़ा आपको करना है। स्टमक में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वो उसकी दीवार में ही होंगी। दीवार के किस रीजन में होती हैं वॉल के? कितने बच्चों को ये बात पता है? 1 2 3 4, हाँ 5। ये बच्चे अक्सर बताते हैं, कोई नया बच्चा भी है क्या जो पहली बार हाथ खड़ा करा किसी ने? ये बच्चे तो अक्सर बताते हैं मुझे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसे हाथ बहुतों के खड़ा। चल बेटा तू बता दे कौन सी में? म्यूकोसा में हो, किसमें होती है? म्यूकोसा में होती है ना। अब म्यूकोसा में होने वाली ये ग्लैंड बेसिकली मुख्य रूप से हम मोटी तरह से 3 प्रकार की माने। कितने प्रकार की है? एक तो है म्यूकस नेक्स है, क्या है?
म्यूकस नेक सेल जो क्या सिक्रीट करती हैं बेटा? म्यूकस। म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट करती हैं? हैं? क्या करती हैं भाई? म्यूकस को क्या कहते हैं? श्लेष्म। ग्रीवा ग्रंथियां, शायद ये नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? श्लेष्म ग्रीवा ग्रंथियां, है ना? दूसरी है भैया पैराइटल सेल। कौन सी सेल है? पैराइटल सेल। इन्हें ऑब्सेंट्रिक सेल भी कहते हैं और ये सिक्रीट करती हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सिक्रीट करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट करती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या काम है? क्या मैंने बताया था? ये एब्जॉर्प्शन करते हैं विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन करता है। अगर विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन ना करे तो क्या होगा? क्यों चाहिए आपको विटामिन बी 12? कल जो बच्चे आए थे वो बताएं, उनमें से दोनों में से एक, हमें विटामिन बी 12 क्यों चाहिए? वाई वी नीड विटामिन बी 12? के लिए किसके? आरबीसी की मैच्यूरेशन के लिए। फॉर्मेशन तो बोन मैरो में हो जाती है, मैच्यूरेशन के लिए, हाँ, उनके परिपक्वन के लिए, मैच्यूरेशन के लिए चाहिए हमें कौन? विटामिन बी 12। और अगर विटामिन बी 12 नहीं बनेगा तो आरबीसी मैच्योर नहीं होंगी और आदमी को, मनुष्य को एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक। इंट्रिंसिक फैक्टर का ये काम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बहुत सारे काम करता है, अभी पता लगेंगे क्या क्या काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा तीसरी सेल भी है, पेप्टिक सेल या चीफ सेल। पेप्टिक सेल और चीफ सेल या जाइमोजन सेल है ये। और ये क्या सिक्रीट करती हैं? असली सिक्रीटा एंजाइम तो यही सिक्रीट करती हैं। ये सिक्रीट कर रहे हैं पेप्सिनोजन। क्या सिक्रीट कर रही हैं? पेप्सिनोजन। नंबर 2 रेनिन। नंबर 3 गैस्ट्रिक लाइपेज। नंबर 3 गैस्ट्रिक लाइपेज। तो भैया 3 तरह की सेल हमने बताई आपको, कौन कौन सी? म्यूकस नेक म्यूकस सेल ऐसे ठीक है? ऐसे ठीक है लिखना? अच्छी है तो उसका ही वो पार्ट होगा। तुम्हें तो इंग्लिश आती है बनानी, जो इंग्लिश वाले हैं, इन्हें प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। तो और मैंने कहा था कि नाम तो अंग्रेजी में ही याद करते हैं, चाहे कुछ भी करो, नाम किसमें याद करने हैं? अंग्रेजी में ही करते हैं नाम को याद। भाई ये म्यूकस को सिक्रीट करती है, म्यूकस को श्लेष्म भी कह देते हैं। यस सर। क्या कहते हैं? श्लेष्म। बट इसके अंदर म्यूकस को म्यूकस से लिखा हुआ है। भैया देखो, जो म्यूकस बना रहे हैं एक सेल है कोबलेट सेल। कोबलेट सेल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, स्टमक में नहीं होती, ये बात ध्यान रख लो। स्टमक में म्यूकस किससे बनेगा? म्यूकस नेक सेल से ही बनेगा। कोबलेट सेल होती हैं इंटेस्टाइन में, ये बात हमने कल बता दी थी। क्लियर हुआ? यस सर। अब म्यूकस आ गया। दूसरी सेल कौन सी थी भाई? पैराइटल सेल। पैराइटल सेल। ये क्या करती हैं? एचसीएल। एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक को हिंदी में क्या है? कारक। नैज कारक। नैज कारक। तीसरी सेल कौन सी थी? पेप्टिक सेल। हाँ, मैंने 3 नाम बता दिए दोनों के, तीनों के, इन दोनों के, है ना? ये क्या कर रही है भैया? एप्सिनोजन, रेनिन एंड
गैस्ट्रिक लाइपेज नेस फैक्टर उसके अंदर फिर प्रो एंजाइम पैक्सिनोजन लिखा हुआ है। है भैया, तीनों है। मैंने पता नहीं क्या पढ़ क्या नहीं पढ़ रहा। जो मैं बता रहा हूँ उसे देख लें। नैस कारक अलग चीज है। ये यहाँ से है पैराइटल सेल, पैक्टिक सेल, पैक्सिनोजन, फ्लोरानिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ये है। ठीक है सर। अब एचसीएल का काम क्या है? एचसीएल भैया, एक तो जो हमारा स्टमक है उसके पूरे मीडियम को क्या बना देता है? अब भैया 1.8 pH, कितनी? 1.8 pH हमारे स्टमक की रहती है, जिसमें डाइजेशन होना है। ठीक है ना? अब इसमें ये जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में? तो इसे एक्टिव फॉर्म में बदलता है पेप्सिन, है ना? पेप्सिनोजन को किस में बदल देता है? पेप्सिन। ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम। ऐसे ही प्रोरेनिन ये बच्चों में होता है, मैमल्स के, इसे बदलते हैं ये। और जो गैस्ट्रिक लाइपेज है ये तो इनफैक्ट बच्चों में ही होता है। ठीक है, इसे भी एक्टिवेट करने का काम ये करता है। इसके अलावा आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है। ठीक है, आयरन के एब्जॉर्प्शन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम। अब आप देख लो, आपका पेट और आपका खून कितने जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आयरन, विटामिन B12 दोनों ऐसे फैक्टर हैं जो सीधे सीधे आपके किससे जुड़े हुए हैं? ब्लड से। हाँ, आई बात समझ में नहीं? फेरिक से फेरस में चेंज करता है, इक से अस में लाता है। ये क्लियर हुआ नहीं? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। ठीक है ना? तो भैया ये हमारे इनके काम है। अब इनके क्या काम है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पाचक एंजाइम। क्या है बेटा? ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। प्रोटीन आप खाते हैं। अब प्रोटीन जब खाते हैं, प्रोटीन के अणु भी कॉम्प्लेक्स अणु है। असल नेट प्रोडक्ट तो, अंतिम प्रोडक्ट तो कौन है? एमिनो एसिड में टूटना है। लेकिन ये काम स्टमक में नहीं होता। स्टमक करता क्या है कि भैया जो तंतु है ना प्रोटीन के, उन्हें सिंपल फाइबर में ले आता है। जो जाल है ना उसे सिंपल फाइबर में तोड़ देते, यानी प्रोटीएज, है ना, पेप्टाइड, है ना, पेप्टॉन्स, इनमें तोड़ देता। किसको? प्रोटीन। सब खाते हो प्रोटीन? सब प्रोटीन खाते हैं। तो प्रोटीन जब खाते हो तो उसका पाचन भी जरूरी है, और वो कहां से शुरू होता है? स्टमक से। वैसे डाइजेशन कहां से इनिशिएट होता है? बक्कल कैविटी से। डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है? बक्कल कैविटी से। स्टमक में किसका हो रहा है? मेनली प्रोटीन का पाचन। अच्छा, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेनिन इसकी एक्टिव फॉर्म रेनिन में लेके आता है। बच्चे जो दूध पीते हैं, दूध में एक कैसीन नाम की प्रोटीन होती है। इस कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का काम रेनिन के माध्यम से होता है। यानी दूध का दही बन जाता है। दूध का क्या बन जाता है? दही बन जाता है ना? बच्चा भी कभी कभी दूध पी के अगर उल्टी कर दे तो उसकी माता देखते हैं कि दूध उसने फटा हुआ किया है या ऐसे ही उड़ेला है। अगर फटा हुआ किया है तो ठीक है, उसका डाइजेशन सही चल रहा है। और अगर उसने एज इट इज उसे उड़ेल दिया तो इट मीन्स उसमें दूध का पाचन नहीं हो रहा है, रेनिन नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर फिर उसे ड्रॉप देते हैं रेनिन वाली, है ना? देखें उसमें रेनिन एंजाइम अलग से देते। ठीक है ना? गैस्ट्रिक लाइपेज भी बच्चों में होता है, हल्का सा लाइपेज, यानी कि लाइपेज बोले तो फैट, फैट के पाचन में ये हेल्प करता है। बच्चों में होता है, एडल्ट तक आते में नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, हमारी बॉडी में गए हुए बैक्टीरिया को मारता है। इसको मारता है। और भैया साल्मोनेला टाइफोसा, साल्मोन
लेना टाइफाइड का बैक्टीरिया है, उसे अच्छी तरह से मारता है ये। अगर साल्मोनेला टाइफोसा को ये ना मारे तो टाइफाइड हो जाए। हाँ, अब कुछ लोगों को एसिड ज्यादा बनता है, रिफ्लेक्स हो जाता है, रिफ्लेक्स। हाँ, ये ना जो हमारा लोअर गैस्ट्रोउसोफेजियल जो स्फिंक्टर है, कभी कभी क्या होता है जब एसिड ज्यादा बन जाता है, क्या बन जाता है, एसिड ज्यादा बन जाता है, तो कुछ एसिड ऊपर उसोफेगस में आ जाता है। हार्ट बर्न कह देते हो आप उसे, है ना, कि एसिड बहुत बन रहा है, जलन हो रही है छाती में। फिर क्या खाते हैं, इनो लेते हैं। इनो के अलावा फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर पेंट्रोपेजोल एंटासिड दे देगा आपको कि भाई एंटासिड खाओ। जो लोग ज्यादा एंटासिड के भरोसे रहते हैं, इसलिए डॉक्टर भी कभी जो रजिस्टर्ड आपकी तरह जो है ना, जो भावना लेके आए, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं बढ़िया वाले, वो आपको लगातार एंटी एंटासिड नहीं खिला सकते। वो जानते हैं लगातार आपको एंटासिड खिलाई तो आपके स्टमक में साल्मोनेला टाइफोसा पनप जाएगा और टाइफाइड होने की संभावना पूरी पूरी हो जाएगी। तो उन व्यक्तियों को जो ज्यादा एंटासिड के भरोसे रहते हैं, टाइफाइड होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ले ये जो है टाइम से खाने चाहिए, ज्यादा नहीं खाने चाहिए, कभी इमरजेंसी में ही यूज करने चाहिए। ठीक है, चलिए, ये हुआ स्टमक। ये कौन हुआ, स्टमक के जो बेटा ये, हाँ, एक हार्मोन भी है, गैस्ट्रिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि स्टमक की ही अंदर एंडोक्राइन सेल्स होती हैं, है ना, उनके द्वारा सिक्रीट होता है। और ये काम क्या करता है गैस्ट्रिन, पता है, शायद नाम एनसीईआरटी में दे रखा है, एंट्रोकाइनेज दे रखा है इसका। एनसीईआरटी में देखो इन सेल का नाम दिया है, तो वरना हम खाली गैस्ट्रिन कर देंगे। अच्छा हाँ, कल मुझे ये पता लगा कुछ बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक भी नहीं है। ऐसे बच्चे कितने हैं जिन्होंने अब तक एनसीईआरटी नहीं लिया है, खड़ा करें। बेटा किससे पढ़ोगे, एनसीईआरटी बेस है, बस ये मान के चलो एनसीईआरटी बेस है, जिसने नहीं ली वो ले लो। गैस्ट्रिन हार्मोन बेटा स्टिमुलेट करता है ना, क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने के लिए, पेप्सिन को सिक्रीट करने के लिए, है ना। अब भोजन की रुगे जो है उसमें गैस्ट्रिक जूस को अच्छी तरह से मिला देते हैं और भोजन उसके साथ अच्छी तरह से मिलके बन जाता है काइम। क्या कहलाता है, स्टमक में गया क्या था, बोलस, और निकल के क्या बाहर आ रहा है, काइम। ठीक है ना, अब वो काइम कहाँ जाएगा, अब यहां पर एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो हमारा पाइलोरिक इंस्पिक्टर है, अब हमारे आमाशय में भोजन रुकता है कई घंटे रुका रहता है ना, काम चलता रहता है काइम बनने का। और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जैसे काइम बनता रहता है, यहां से थोड़ा थोड़ा काइम डुओडेनम में आता है, एकदम सारा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा काइम आता रहेगा। हाँ, हमारी जो इंटेस्टाइन है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, इसकी जो वॉल है उसमें हमेशा एक मूवमेंट होता रहता है इनके मसल्स में, है ना, इट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। और ये पेरिस्टाल्सिस सबसे ज्यादा किसमें होता है, स्टमक की दीवारों में। और सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम किसकी दीवारों में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार। सबसे ज्यादा कहाँ, स्टमक की दीवारों में। और सबसे कम कहाँ होता है, से हमेशा फूड लगातार आगे की तरफ सरकता रहता है। अब ऊसोफेगस से शुरू हो जाता है ये, कहाँ शुरू हो जाता है, ऊसोफेगस से शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अब इसके बाद होता ये है कि रोगी इसका काइम बना देते हैं, क्या बना देते हैं, और ये काइम आ जाता है किसमें, डुओडेनम में। डुओडेनम में अब हमारी जो दीवारें हैं, अब हमारी ग्लैंड आ जाती हैं दो। पहले सलेवरी ग्लैंड हो गई, उसके बाद हमारी ग्लैंड कौन कौन सी आई, अब एक है हमारी लीवर और एक है हमारी पैंक्रियास। लीवर इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है इन आवर बॉडी।
1.5 किलोग्राम से ऊपर ही इसका वजन होता है ना, 1.5 किलोग्राम से ज्यादा इसका वजन होता। और अगर हम लीवर की बात करें, हम अपने लीवर की बात करें, यकृत की बात करें भैया, तो यकृत के एक चॉकलेटी रंग की संरचना है, ये डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर की संरचना है, डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर की संरचना है। और इसमें दो लोब हैं, या दो पार्ट हैं इसके, एक राइट लोब और एक लेफ्ट। राइट लोब लंबा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है। लेफ्ट लोब और राइट लोब एक लीगामेंट के द्वारा अलग अलग रहते हैं। ये देख रहे हैं ना, बीच में क्या बना दिया मैंने, एक ये आपका राइट लोब है और ये आपका लेफ्ट लोब, और बीच में क्या है, एक लीगामेंट है। आपको इस लीगामेंट का नाम बताना है, एफ से शुरू होता है, इतना हिंट मैं दे रहा हूं। फैल्सीफॉर्म लीगामेंट, क्या नाम है, फैल्सीफॉर्म लीगामेंट से लिख लेंगे बच्चे। एक फैल्सीफॉर्म लीगामेंट, ये डायग्राम में दिया दे रखा होगा, देखो वैसे लिखा नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया, शेल्स लिगामेंट का नाम भी लिख दिया। यहाँ लीवर लीवर का डायग्राम बना रखा है, देखो लिगामेंट का नाम दिया हुआ है, और नहीं दिया है तो लिख लो, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ये है भैया लीवर आपका, देख लेते हैं इसे, जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले लीवर को ही पकड़ लें, फिर उसके बाद बाकी चीजों को देखें। लीवर की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन बच्चा बताएगा मुझे, क्या होती हैं? नहीं, हिपेटिक लोब्यूल्स। क्या होती हैं, लिख लो ये, हिपेटिक लोब्यूल्स इसकी यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज हिपेटिक लोब्यूल्स। ईच हिपेटिक लोब्यूल्स इज ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। क्या है बेटा, आउटरली इट इज कवर्ड बाय a thin connective tissue known as Gleason capsule, and inside the each Gleason capsule there are so many hepatic cells, hepatocytes you can say, in the form of a cord connecting together. ये ग्लिसन कैप्सूल है, ये पूरा का पूरा क्या है, हिपेटिक ग्लोब्यूल्स है, और ये हिपेटोसाइट सेल हैं जो कोड की तरह बहुत सारी लगी हुई। और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्लिसन कैप्सूल्स जो है, यानी हिपेटिक ग्लोब्यूल्स जो है, पूरे के पूरे लीवर में होते हैं। ये हिपेटोसाइट क्या सिक्रीट करती हैं, दे सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। क्या करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है, सेल्फ जूस सिक्रीट करती हैं हिपेटिक सेल। और ये सारा का सारा जितना भी क्या है, हिपेटिक जूस है। अब हमारे दो लोब हैं, कितने लोब हैं, अब जरा यहां समझने की कोशिश करो, एक लोब से यहां से और एक लोब से यहां से। ये हिपेटिक ट्रैक्ट, लेफ्ट हिपेटिक ट्रैक्ट एंड राइट हिपेटिक ट्रैक्ट। ये है लेफ्ट हिपेटिक ट्रैक्ट और ये राइट हिपेटिक ट्रैक्ट। चलती हैं दोनों की दोनों
क्या लेके? बाइल जूस क्या लेके चलती है? और ये दोनों फिर आपस में मिल जाती हैं और बन जाती हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बना लेती हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब चूंकि हमारा लीवर बाइल जूस तो बना रहा है, लेकिन बाइल जूस को सीधे सीधे डुओडेनम नहीं भेज रहा है। उससे पहले, क्योंकि वो जो बना है वो बन तो गया है, लेकिन कंसंट्रेशन नहीं है उसमें, कंसंट्रेटेड नहीं है। वो कंसंट्रेशन नहीं है जिस कंसंट्रेशन की जरूरत है हमें डुओडेनम में। तो उसके लिए से स्टोर किया जाता है एक ग्रीनिश येलोइश ग्रीनिश स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। तो एक गॉल ब्लैडर नाम की एक संरचना है, उसमें इसे क्या किया जाता है बेटा? स्टोर किया जाता है। और जब इसे स्टोर किया जाता है तो इस गॉल ब्लैडर की भी अपनी एक डक्ट है, इस गॉल ब्लैडर की भी अपनी एक डक्ट है। कौन बताएगा इसका नाम? हाँ, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा सिस्टिक डक्ट है, क्योंकि बहुविकल्पी है तो भैया नाम लगाना है तो एकदम तब तो सही दोगे सवाल में ना। सिस्टिक डक्ट है। क्या है? ये सिस्टिक डक्ट है। और जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या बना लेती हैं? हिपैटोबाइल डक्ट। हिपैटोबाइल डक्ट। ठीक है, उसमें हिपेटिक का हिस्सा भी आ गया और भैया आपके गॉल ब्लैडर का हिस्सा भी आ गया। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं ना, वो इसमें सिस्टिक डक्ट में ही होते हैं, इसमें बनते हैं। पित्त की थैली में पत्थर हो गए, पथरी बन गई, है ना, सिस्टिक डक्ट में ही बनते हैं। क्योंकि भैया कंसंट्रेट कर रहा है किसे? कंसंट्रेट कर रहा है किसे? बाइल जूस को। बाइल जूस को कंसंट्रेट करने का मतलब है पानी सोख रहा है उसके अंदर से। कंसंट्रेट कैसे होगा? डाइल्यूट नहीं कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है, यानी उसके पानी को सुखा रहा है। तो भैया उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स भी हैं। आप पता है बाइल जूस में क्या क्या साल्ट होते हैं, है ना। इसके बाद अब अभी काम खत्म नहीं, अभी ये खुली नहीं है। अब एक और स्ट्रक्चर पड़ा है यहाँ पे डुओडेनम में, ये हमारा डुओडेनम पड़ा हुआ है ये। और यहाँ पर एक और संरचना पड़ी हुई है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियास। पहले पैंक्रियास, क्या कहते हैं? पैंक्रियास की भी अपनी एक डक्ट है। एनसीईआरटी से पैंक्रियाटिक डक्ट कह रही है, तो हालांकि उसका नाम है डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन। लेकिन ये आपको याद नहीं करना, बस नाम इतना ही याद रखें कि ये कौन सी है? पैंक्रियाटिक डक्ट है। और पैंक्रियाटिक डक्ट और कौन? कॉमन बाइल हिपैटिक डक्ट, ये आपस में मिल जाती हैं। अब इसमें दो चीजें आ गई मेनली, एक तो भैया बाइल जूस है और एक पैंक्रियाटिक जूस है। तो यहां पर ये थोड़ी सी फूल जाती है, एक एम्पुला बना लेती है। क्या बना लेती है? एम्पुला। इस एम्पुला का क्या नाम है? इसके जूस को नाम है एम्पुला ऑफ, हाँ। और यहाँ बेटा एक इंस्फिंक्टर होता है, इस पे क्या होता है? इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर का मतलब तो समझ गए, कंट्रोलिंग है कि अनावश्यक जूस ना निकल जाए। किसी बच्चे को उस इंस्पेक्टर का नाम पता है? अरे वाह, क्या नाम है? बॉडी है, इंस्पेक्टर ऑफ ऑर्डाई, इंस्पेक्टर ऑफ ऑर्डाई। यस, वेरी गुड। तो इंस्पेक्टर ऑफ ऑर्डाई बन के ये खुलता है डुओडेनम में। इसका मतलब डुओडेनम के अंदर पैंक्रियाटिक जूस भी है और बाइल जूस भी आ रहा है। इसके अलावा हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो म्यूकोसा है और डुओडेनम की जो सब म्यूकोसा है, उसमें सब म्यूकोसा से ब्रूनर ग्लैंड्स का और बाकी इलियम और जेजुनम से उसकी म्यूकोसा में दूसरी जो ग्लैंड्स हैं जिन्हें गैस्ट्रिक, जिसे इंटेस्टिनल ग्लैंड्स कहते हैं हम, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन की अभी जिक्र आएगा थोड़ी देर में, पता लगेगा, वो सब सिक्रीशन भी यहाँ पर आता है क्योंकि ये मेन साइट है। क्या है? डाइजेशन की मेन साइट कौन है? डुओडेनम है। तो यहीं पे सारा रिचेस्ट, जितना भी एंजाइम से रिचेस्ट पदार्थ है, सारा का सारा कहाँ आ रहा है? डुओडेनम में आ रहा है। सारा का सारा कहाँ आ रहा है? डुओडेनम में, क्योंकि उसे पचाना यहीं से काम करना है सारा का सारा। उसके बाद तो एब्जॉर्प्शन शुरू होने वाला। क्लियर हो गया? तो भैया
यहां पर बाइल जूस आ गया। बाइल जूस में क्या है भाई? बाइल जूस में कुछ भी नहीं है, पानी है। पानी के अलावा क्या है? बाइल पिगमेंट्स हैं। कौन कौन से बाइल पिगमेंट हैं? बाइलिरुबिन एंड बाइलिरुबिन, दो पिगमेंट है ना? बाइलिरुबिन एंड बाइलिरुबिन। इसमें पीला कौन होता है? रुबिन या विर्डेन है? और ग्रीन विर्डेन। बाइल जूस ग्रीन होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? यही तो हमने कहा है, यही तो पूछा है। आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। यही तो पूछा है आपने, पिगमेंट कौन से रंग का क्या है। इसके अलावा बाइल साल्ट्स भी हैं, है ना? पिगमेंट के अलावा बाइल साल्ट्स भी हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने बाइल साल्ट्स नहीं दिए, तो हमने भी उनके नाम नहीं देने हैं। इसके अलावा और क्या है भाई? इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है। क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी है। लेकिन कोई भी, अब यहां पर देखो एनसीईआरटी भी दो जगह मिस्टेक कर गया। एक तो सलाइवा के मामले में कर गया कि 30% जो है पाचन जो है उसका शुगर का जो है बक्कल कैविटी में होता है, हालांकि वो 3% है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में सब में 30 लिखा हुआ है, तो हम भैया 30 ही मान लेते हैं आंख मीच के, क्योंकि उन्हें तो 30 को सही माना। जो उन्होंने कहा है उसे सही मानेंगे, वो उससे हटेंगे तो नहीं वो। दूसरा क्या है कि बाइल जूस में एंजाइम तो होते हैं, लेकिन कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। यानी लीवर में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो लीवर का है, उसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। तो क्योंकि उन्होंने कॉमनली यूज किया है, तो हम भी कॉमनली यूज करते हैं कि हम ये भी मान लेते हैं कोई एंजाइम इसमें नहीं। क्लियर हो गया? अब ये सारा का सारा कहाँ आएगा बेटा? इससे काम क्या करेगा ये बाइल? डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ। कोई बच्चा मुझे बताएगा इमल्सिफिकेशन क्या होता है? मैंने शायद एक दिन समझाया था आपको बहुत पहले, शुरू में मिसेल्स बनते हैं इसमें। शुरू में ही मैंने बताया था मिसेल का कॉन्सेप्ट आएगा। मैंने कहा बीच में एक हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट होते हैं, इसमें सिरे होते हैं, है ना? बताया था। क्योंकि फैट कैसी होती है? फैट तो हाइड्रोफोबिक है, पानी में नहीं घुलती है। तो लेकिन उस एंजाइम में चूंकि हमारा सारा का सारा डाइजेशन तो वाटर बेस्ड चल रहा है, सारे जितने भी म्यूकस वगैरह उसमें तो मेनली वाटर ही है ना? तो भैया इसे कैसे सोल्यूबल बनाया जाए? तो इसके लिए क्या होता है? इमल्सिफिकेशन जरूरी। क्या है? इमल्सिफिकेशन जरूरी है। वो किसके द्वारा होता है? बाइल जूस के द्वारा होता है। सॉल्ट है इसमें, साल्ट में आपने कहा जो भी आयनिक पार्ट होगा, जो आयनिक क्या होगा पार्ट होगा, वो वाटर फिलिक होगा। और जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। तो वो फैट के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि फैट अपने आप में एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? तो ये जो मॉलिक्यूल बनेंगे, ये दीज आर कॉल्ड लिपिड्स। अच्छा, फैट और लिपिड में अंतर पता है किसी को? एक एक काम आती है फैट, एक आती है लिपिड। आज इसलिए अंतर को भी मत करने बार बार, वरना तुम परेशान करोगे। अंतर पता है किसी बच्चे को? फैट पूछेगा तो फैट लिपिड और फैट, मैंने फैट और लिपिड में अंतर पूछा है बेटा। फैट एक माइक्रोमोलिक्यूल है, लिपिड लिपिड्स आर ऑफ थ्री टाइप। लिपिड्स आर ऑफ सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। जो सिंपल लिपिड है, जो ट्राइग्लाइसराइड होते हैं, दे आर नोन एज फैट। उन्हें ही हम फैट कहते हैं। यानी फैट इज द टाइप ऑफ लिपिड। फैट इज ए टाइप ऑफ, all fats are lipids, but all lipids are not fat। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? तो ट्राइग्लाइसराइड है ये, ठीक है? इनके ऊपर रिएक्शन कर रहा है हमारा कौन? बाइल जूस। कौन रिएक्ट कर रहा है? बाइल जूस। बाइल जूस के साथ और बात रह गई क्या? मोटी मोटी बातें तो हो गई सारी। हाँ, बाइल जूस हुआ। अब आता है भैया कौन? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये सेकंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है हमारी बॉडी।
ठीक है, ये इट इज ए कंपाउंड ग्लैंड, इट इज ए हिट्रोक्राइन ग्लैंड, इट इज ए मिक्स ग्लैंड, कई नाम से इसे जाना जाता है। कंपाउंड है ये, क्योंकि ये एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन बहुत है। मिक्स भी कुछ ने मिक्स कहा है इसे, हिट्रो कहा है क्योंकि इसका सारा का सारा एक्सक्रीटा एक जैसा नहीं। तो हिट्रोक्राइन, कंपाउंड ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड के नाम से पैंक्रियाज को जाना जाता। इसके टू पार्ट्स होते हैं, सेल और जो एंजाइम पार्ट, पैंकेटिक जूस सिक्रीट करने वाला जो मेन पार्ट है इसका 99% पार्ट वही रहता है। सेल ऑफ क्या कहते हैं उन्हें, हैं? सेल ऑफ सिरसाई, जो कि एंजाइम सिक्रीट करने वाला पार्ट है। और जो हार्मोन करता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुत मशहूर नाम है वो, तो नाम याद सबके याद होना चाहिए था, आइलेट ऑफ लेगरहैंस, आइलेट ऑफ लेगरहैंस। लेगरहैंस की दीपिकाएं उन्हें कहा जाता है, जो कि इसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, है ना, वैसे तो गामा भी होती है और भी सेल होती है, लेकिन हमें दो से ही मतलब है, हमें तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन से मतलब है ना। तो अल्फा सेल क्या सिक्रीट करती हैं? ग्लूकागॉन। और बीटा सेल क्या सिक्रीट करती हैं? इंसुलिन। अब इन दोनों हार्मोन के काम सुन लो। इंसुलिन शुगर को घटाता है, ग्लूकागॉन शुगर को बढ़ाता है। तो दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे के विपरीत है ना। शुगर होने का मतलब हो सकता है इंसुलिन की कमी हो सकता है ग्लूकागॉन चाहता हूं, है ना, लेकिन इंसुलिन की कमी में बेसिक होती है। पैंकेटिक जूस, पैंकेटिक जूस में, पैंकेटिक जूस इज द रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस। सबसे रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस कौन सा है? पैंकेटिक जूस, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम भी हैं, इसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी, इसमें फैट को पचाने वाले एंजाइम भी हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड को पचाने वाले एंजाइम भी हैं। यानी सभी प्रकार के एंजाइम हमारे पैनकेटिक जूस में पाए जाते। ट्रिप्सोनोजन, ट्रिप्सोनोजन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कैसा है? इसे एंसिस्टर एंजाइम भी कहते हैं, पता है आपको? ट्रिप्सोनोजन को कौन सा एंजाइम कहते हैं? एंसिस्टर एंजाइम। कोई बच्चा बताएगा मुझे एंसिस्टर एंजाइम क्यों कहा गया इसे, ट्रिप्सोनोजन को? क्योंकि ये क्योंकि ये प्रोटोजोआ से लेके मैमल तक सब जंतुओं में, है ना, चला आ रहा है। प्रोटीन पाचक एंजाइम सब में है, किसी में गायब ही नहीं है, इसलिए इसे एंसिस्टर एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है ना, सब में है। हालांकि पेप्सिन नहीं है ऐसा, पेप्सिनोजन नहीं है ऐसा, वो तो मैमल्स में है ना। इसके अलावा और क्या है भाई इसमें? और क्या है इसमें ट्रिप्सोनोजन के अलावा? काइमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है इसमें, है काइमोट्रिप्सिन। मैं ये वो पूछ रहा हूँ जो तुमने इंटर में पढ़े होंगे, कुछ फिजियोलॉजी पढ़ी है नहीं पढ़ी है? अच्छा, फिर ऐसा कौन बच्चा है जिसे इंटर में फिजियोलॉजी सबसे अच्छी लगती हो? ऐसा कोई बच्चा है बायोलॉजी का? फिजियोलॉजी किसी को नहीं अच्छी लगी? 12वीं में फिजियोलॉजी होती है ना भाई, बायोलॉजी में है एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, फिजियोलॉजी है।
तो इसे हम यहीं पे छोड़ते हैं आज। पैंकेटिक जूस कल हम पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। और इन पूरे एंजाइम का क्या एक्शन हमारे फूड पे होता है ये भी हम जानें। एक दिन आपको और मिल गया है किस काम के लिए। कल मैं 100% एग्जाम्पल से ही शुरुआत करूं, कोई बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। और पुराने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, नए बच्चों पे तो मैं अपना नरम हाथ कर लूंगा, लेकिन पुरानों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुमने बहुत टाइम दे दिया मैंने याद करने को, है ना। है हाँ, ये किस्सा ही निपटेगा, ठीक है। नए बच्चे भी 2-3 फाइलम के कम से कम याद करके आए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्री होके बैठ जाए कि हम तो नए कह दिया सर ने छोड़ दो, है ना। शुरू के 3 फाइलम 4 फाइलम तो पकड़ ही लो। 97 थे ना उसमें, 96। चलो एक और कम है, 96 ही रह गए अब तो, है ना। तो 96 है भैया, तो 96 कोई ज्यादा मुश्किल तो होते नहीं। 78 हुए हैं, तेरे से तो उम्मीद हमें 97 की थी, एक आधा इधर उधर से है। चलो कोई बात नहीं, 78 अच्छा स्कोर है, और बढ़ा लेना आज, है ना, 80 प्लस कर लेना। तो बच्चों देखो, हम चाहते हैं कि आप जब बच्चे यहाँ आए हैं अपना टाइम दे रहे हो, तो बेटा अच्छे नंबर जरूर लो बायोलॉजी, है ना। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमें लगेगा कि हमने जो पढ़ाया वो सही डायरेक्शन में था, याद करने में आपको सुविधा रहे, इसलिए हम चीजों को 2-3 बार रिवाइज करते हैं। और जिसके पढ़ा हुआ होता है ना थोड़ा सा, उसे बहुत अच्छा याद हो जाता है ना। और बेटा देखो, ये मान के चल लो कि टफ कंपटीशन तो है, जिन्होंने 1-2 बार दिया है उन्हें पता है कि भाई टफ कंपटीशन है, तो उसी के अनुसार हम अपनी तैयारी को रखें, ठीक है। थैंक यू, आप लगे रहो, और ऐसे ही अपना जो है विश्वास जो है पढ़ाई पे बनाए, ठीक। पॉजिटिव सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो, तो निश्चित रूप से रिजल्ट मिलता है, ठीक। देर हो सकती है थोड़ा, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलता है। क्लियर, थैंक यू।